हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी एसएसटी में ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर इसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सभी चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना है। जो बीच में से क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें भी कर पाएँ। आप चैप्टर रीड नहीं करेंगे तो जो बीच में से क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें नहीं कर पाएंगे, और ये जो आपके एग्ज़ाम होंगे इनके मार्क्स बच्चों आपके फाइनल जो आपका रिजल्ट तैयार होता है उसमें ऐड होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, सभी क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे। मैंने आपके चैप्टर 3 और 4 का रिवीजन करा दिया है, तो उस रिवीजन को आपकी ज्योग्राफी में मैंने 3 और 4 का जो रिवीजन कराया है उसके लिए आप अपने यूट्यूब पर जब ASN हाई स्कूल के नाम से सर्च करेंगे तो आपको आपके स्कूल का जो चैनल मिलेगा, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 की रिवीजन भी मैंने आपकी करा दी। आज हम चैप्टर 2 की रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है। दोनों उसके जो ध्रुव हैं या ध्रुवों से वो उत्तर और दक्षिण थोड़ी चपटी या और मध्य में से थोड़ी उभरी हुई है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। इसमें देखो ग्लोब में दिखाया हुआ है, इस तरीके से हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो बच्चों ग्लोब क्या होता है, ग्लोब के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी के प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्लोब पृथ्वी के प्रतिरूप को, यानी कि पृथ्वी का जो लघु रूप है ग्लोब। ठीक है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, ग्लोब जो है बच्चों विभिन्न आकार प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब, छोटे ग्लोब, पॉकेट में रखने वाले ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके ऐसे ग्लोब। और ग्लोब जो है वो स्थिर नहीं होते हैं बच्चों, उन्हें लट्टू की तरह घुमाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसको आप इसको ऐसे घुमाओगे तो घूम जाएगा। आपने ग्लोब देखा भी होगा, है ना? आपके स्कूल में भी होगा ग्लोब, तो आपने देखा भी, ग्लोब को आप ऐसे घुमा सकते हो। ठीक है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन उठता है कि इनकी स्थिति का पता कैसे लगाया जाए। तो ग्लोब पे आप देखते हैं कि ग्लोब आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। देखो यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है बच्चों? अक्ष कहा जाता है। ठीक है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चंस आपके बीच में से बनेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, इसलिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो बच्चों ग्लोब पर ही आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं बच्चों कौन सी होती हैं उससे पहले देखते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ग्लोब को बराबर भागों में बांटती है, क्या कहते हैं उसे? विषुवत वृत्त। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी का विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। ग्लोब पर जो समानांतर खींची जाती हैं बच्चों, ये वाले देखो ऐसे, इनको क्या कहते हैं हम? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ऐसे खींची हुई हैं सब, ये क्या है? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश या समानांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश अंश को दर्शाता है। जो आपका विषुवत वृत्त होता है बच्चों वो शून्य अक्षांश, यानी वहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, विषुवत वृत्त जो होता है आपका, उससे ऊपर भी बढ़ती जाती है और बच्चों उसके नीचे भी बढ़ती जाती हैं। विषुवत वृत्त जो जहाँ पे लाइन होती है वहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ देखो, ये वाला विषुवत वृत्त है, तो यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ऊपर जाएंगे तो बढ़ती जाएंगी और नीचे जाएंगे तो भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश अंश को दर्शाती है, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 भाग है, तो इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाते हैं। यानी कि पूरी जो पृथ्वी है उसका 360 डिग्री होगा, तो 360 का चौथा हिस्सा हो गया 90। ठीक है, तो 90 ऊपर उत्तरी ध्रुव में 90 तक और 90 तक नीचे दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है बच्चों, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की ओर सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जो उत्तरी समांतर रेखाएं उनको उत्तरी अक्षांश और जो दक्षिणी समांतर रेखाएं उनको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है।
ठीक है। जो विषुवत वृत्त के उत्तरी अक्षांश में है, सभी उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण की सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान कर उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। ठीक है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं देखिए कौन कौन सी होती है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त, उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। ये हैं कौन कौन सी हैं, देखिए आगे। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत वृत्त के 66.5 में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है। तो कौन कौन सी हुई 4 महत्वपूर्ण रेखाएं। विषुवत वृत्त तो है ही, ठीक है। उत्तर में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे, दक्षिण में मकर रेखा 23.5 डिग्री पे, उत्तर ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री पे और दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री पे दक्षिण में। ये उत्तर में और ये दक्षिण में। ठीक है। ये 4 महत्वपूर्ण रेखाएं और बताई गई हैं। ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं ताप कटिबंध बच्चों। तो विषुवत वृत्त के उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और उत्तरी शीत कटिबंध। इस तरीके से उत्तर में है तो सभी उत्तरी हो गए, दक्षिण में होंगे तो दक्षिणी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध। आपको दिख रहा होगा, देखो, दक्षिणी शीतोष्ण और दक्षिणी शीत, उत्तरी शीत कटिबंध और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। ठीक है बच्चों, देखते हैं इन्हें आगे। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वृष्ण एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है। मकर रेखा और कर्क रेखा, इन जो ये पूरा एरिया है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है आपका उष्ण कटिबंध। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये आपका दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये उत्तरी शीत कटिबंध और ये दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच कभी भी अक्षांश दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस तरह उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा में उत्तर ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा में दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का जो तापमान है वो हमेशा मध्यम रहता है, इसलिए क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसे क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ, मैंने आपको समझा दिया है। ये वाला आपका एरिया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कर्क रेखा से मकर रेखा तक का जो सारा एरिया है बच्चों वो उष्ण कटिबंध। जो ये वाला है यहाँ से उत्तर ध्रुव वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और उत्तर ध्रुव से उत्तरी ध्रुव वृत्त तक उत्तरी शीत कटिबंध। ऐसे ही मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक दक्षिणी शीत कटिबंध और दक्षिणी ध्रुव वृत्त से दक्षिण ध्रुव तक दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है बच्चों, आया समझ में। बच्चों इसके बाद हम देखते हैं आपका देशांतर। आपने अक्षांश रेखाएं तो पढ़ी, अक्षांश रेखाएं हमारी क्या थी, समानांतर जो होती हैं। अब देशांतर रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं बच्चों सीधी ऐसे, ये वाली। ठीक है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। तो किसी की स्थिति पता करने के लिए हम क्या करते हैं, देशांतर रेखाओं को देखते हैं। ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं के बच्चों क्या क्या होता है, अक्षांश रेखाओं से स्थानों का निर्धारण होता है। विषुवत रेखा ध्रुवों के जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई जो है वो घटती है। ठीक है। कुल संख्या कितनी है इनकी, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है बच्चों, 181 पर। ठीक है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को बच्चों कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, गोरे। यह बात याद रखना। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को बच्चों कटिबंध कहते हैं और 2 देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गोरे कहते हैं। ठीक है। देशांतर रेखाएं जो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को बच्चों देशांतर रेखा कहते हैं। किसे कहते हैं, देशांतर रेखा, जो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाती है।
और बच्चों देशांतर रेखा की सहायता से हम समय का निर्धारण करते हैं। याद रखना है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको हर चैप्टर के बीच में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हर चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना है बच्चों। और मैं जो आपको समझा रही हूँ आपको अच्छे से समझना है कि मैं इसी तरीके से क्वेश्चन आपके बनाऊंगी, ठीक है। देशांतर रेखा की सहायता से किसका समय का निर्धारण होता है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। कितनी है? 360। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको? 181 यानी 181, ठीक है। देशांतर रेखाएं कौन कौन सी, कैसे है देखो। देशांतर रेखाओं के बारे में देखो क्या पढ़ते हैं हम। दो देशांतरों के बीच की दूरी को अंशों में मापा जाता है, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है जब सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों निश्चय के ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राज के वैशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस प्रकार यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। क्या है इसका मान बच्चों? 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 80 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है आपका चित्र, देखो ये है देशांतर रेखा, इसके इधर पश्चिम में पश्चिमी देशांतर और पूर्व में पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका है प्रमुख यामोत्तर 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो भागों, समान भागों पूर्वी और पश्चिम को विभक्त करता है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर पूर्व के लिए उत्तर, पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर पै का उपयोग करते हैं। जानना रोचक, 80 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है बच्चों। आया समझ में? इसके बाद आगे देखते हैं आपका देशांतर और समय। देशांतर और समय मैंने आपको बता दिया कि देशांतर रेखाओं से क्या करते हैं हम? समय का निर्धारण करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि कैसे कैसे निकलता है इस टाइम, ठीक है बच्चों। ये आपको पढ़ना है अपने से। इसके बाद आपका आता है मानक समय भारत का क्या है। बहुत से देशों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों का समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका, असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूर्व देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक यामोत्तर माना गया है। किसको? 82.5 डिग्री पूर्व को, याद रखना है। 82.5 डिग्री पूर्व को भारत में मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है बच्चों। क्योंकि कबीर, देखो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे शुरू होगा। भारत का समाचार मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होगा, देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारतीय और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, इस कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। कितने मानक समय को अपनाया गया है रूस में? 11। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती है उसे हम कहते हैं मकर रेखा। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है बच्चों, इसको कहते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं हम उत्तरी ध्रुव व्रत। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं हम दक्षिणी ध्रुव व्रत। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है दोबारा से, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।